बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, आज 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दाम के खिलाफ यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जा रहा है, जबकि बांग्लादेश की वज़ीर आज़म अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गई हैं। तर्जुमान पाक फ़ौज की जानिब से भी कहा गया कि मुसल्लह फ़ौज कश्मीरियों के साथ खड़ी है। UN करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करना नागुज़ीर है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी। डॉक्टर साहब, पिछले चंद दिनों में जहां मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बारे में बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की सूरत हाल के हवाले से भी इस नशिस्त में बात हुई थी, पहले वो हम देख लेते हैं जी। इस तरह से हुक्मरानी नहीं चलती कि आपने जिद में आके एक रजाकार किया, पूरा बांग्लादेश गूंज रहा है रजाकार रजाकार, मैं भी रजाकार, तुम भी रजाकार। इन्होंने अपनी तरफ से टॉन्ट किया था। हसीना वाजिद गई। हसीना वाजिद जो है फारिग हो गई इस पूरे खेल में, क्योंकि हसीना वाजिद इसलिए फारिग हो गई, एक पॉइंट पे पूरा बांग्लादेश इकट्ठा हो गया, 1 पॉइंट, और वो क्या है? हसीना वाजिद स्टेप डाउन। हसीना वाजिद के बाद अब क्या होगा, तो एक मुल्क अनारकी में चला गया। ये जब लोग बहुत अरसे रह जाते हैं ना पावर में, 17 साल 18 पता नहीं कब से, खुदा जाने कितने सालों से तो ये मुसलसल बैठे, तो वो लोग बेजार, अब तब्दीली यूथ आ गई है वहाँ पे, वो निकले हुए सब ने कहा एक एजेंडा है, बाकी सब छोड़ दो, एक एजेंडा हसीना वाजिद डिजाइन करें, तो खत्म। साबिक फौजी अफसरान है, वो भी, उन्होंने भी दरख्वास्त कर दी है हसीना वाजिद से कि वो अपने आप को जो है वो इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन अब जो मुजाहिरीन हैं उनका मुतालबा एक उसमें ऐड हो गई चीज़। पहले तो इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि हसीना वाजिद गिरफ्तार किया जाए और कत्ल के मुकदमात कायम किए जाए। वहाँ पे मार्शल्लाह की तरफ जा रहा है मामला, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ वहाँ पे सिचुएशन जो है वो डिटोरिएट हो गई है, बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं, और ये कोई 300 के लगभग इंसानी जानें चली गई हैं चंद, और टोटल वहाँ पे ब्लैकआउट और मार धाड़ और स्टूडेंट सड़कों पे और केओस है। जी डॉक्टर साहब। देखिए जी, एक, मैं इसको अनारकी कह दें या इसको एक इनकलाब कह दें या जो भी, इनकलाब तो ये अरब स्प्रिंग के बाद और जो भी है सिलसिला तो मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, लेकिन इसको एक तरह से इनकलाब मैं इसलिए कहूँगा कि एक पूरी डायनेस्टी का ख़ात्मा हुआ है, और ये बात कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि जो बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान, उनके मुजस्मे आज उनकी जो यूथ है, उनके जो नौजवान हैं वो, और आम लोग सड़कों पे हज़ारों में नहीं लाखों की तादाद में वो उनके मुजस्मे तोड़ रहे थे शेख मुजीबुर रहमान के। अब ये जो मनाजिर आज देखे हैं, तो ये तो कोई खालिदा ज़िया की पार्टी या कोई और जमात नहीं, ये नौजवान, अगर आप देखें भी तो नौजवान उसमें हैं, और उनकी साहबजादी जब मुजीबुर रहमान का, उनकी अहलिया, उनके बेटों, उनकी बहुओं, उनके ग्रैंड जो यानी उनके ग्रैंड डॉटर्स और ग्रैंड सन्स, और साथ उसके फ़ौज के एक ब्रिगेडियर साथ थे, बाकी उनके दोस्त साथ थे, तो जब उनका कत्ल हुआ था 1975 में, तो हसीना वाजिद अपनी एक बहन शेख रिहाना के साथ, छोटी बहन इनकी, वो उस वक्त यूरोप में थी, और साथ उनके थे मियाँ वाजिद। मियाँ वाजिद जो हैं वो हसीना वाजिद के शौहर, जिनका 2009 में इंतकाल हो गया। अच्छा, ये जो यानी हसीना वाजिद है ना, तो इनके शौहर मियाँ वाजिद जो हैं वो पाकिस्तान, जब मगरबी और मशरिकी पाकिस्तान एक था, तो जो यहाँ पे एटॉमिक कमीशन पाकिस्तान का था, उसमें वो जॉब करते थे, कराची में बेस थे मियाँ वाजिद, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, और फिर वो यहीं से उनको स्कॉलरशिप मिल गई थी और वो चले गए थे गालिबन इटली, और उसके बाद वो वापस कराची आके उन्होंने एक अच्छे बड़े ओहदे पे उन्होंने अपनी जॉब स्टार्ट की थी, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो 71 करीब आया तो वो यहाँ से चले गए।
तो हसीना वाजिद और उनके शौहर और उनकी बहन, ये जो हैं ये और अहले खाना, ये उस वक्त जर्मनी में थे जब पीछे पूरा ख़ानदान कत्ल हो गया। यानी मुजीबुर रहमान भी कत्ल हो गए और उनकी वाइफ भी कत्ल हो गई और बच्चे भी और सारे, तो इनके भाई सब, जो बेटा था मुजीबुर रहमान का वो 10 साल का था, उन सबको सीढ़ियों पे फ़ौज ने मारा, सीढ़ियों चढ़ते हुए घर की, और वो बहुत एक यानी ब्रूटल अंदाज में पूरा ख़ानदान कत्ल हुआ था। तो ये दो जो बेटियां थीं ये बच गई थीं, और ये बांग्लादेश के जो सफारत खाना था जर्मनी का, उसमें इन्होंने पनाह ली थी कि ऐसा ना हो कि वहाँ पर इनको कत्ल कर दिया जाए। और फिर उसके बाद ये जो है ये इन्होंने रब्ता किया था इंडिया, और फिर इंदिरा गांधी यहाँ पे मौजूद थी, ये फिर भारत आ गए थे, पूरा ख़ानदान भी आ गया था, और बहुत सख्त सिक्योरिटी में कई साल तक तो ये पता ही नहीं था ये कहाँ रहते हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं था, कोई इंटरव्यूज़ नहीं था, बहुत हाई सिक्योरिटी में कि इनको भारत में ही ना कत्ल कर दिया जाए। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये उस फेज़ से ये बाहर निकली, और ये जो है ये फिर 81 6 साल रही, तो 75 से 81 लगाएं तो 81 में फिर ये वहीं से अपनी पार्टी की, अवामी लीग की सरबराह मुंतखब हुई और वापस गई, और फिर कई साल तक वहाँ पे ये और खालिदा ज़िया दोनों जो है ये जमहूरियत के लिए दोनों ने जदोजहद की। इलेक्शन हुआ, पहले खालिदा ज़िया आ गई, ये अपोजिशन में चली गई, फिर ये आ गई, खालिदा ज़िया अपोजिशन में चली गई, फिर इस तरह करके सिलसिला चलता रहा। लेकिन ये कभी तसव्वुर नहीं था कि ये हसीना वाजिद जो हैं, बेगम हसीना वाजिद का, जो कि मतलब उनकी एंडिंग ऐसे होगी। ये जो है ये बिल्कुल, यानी जिसे कहना चाहिए ना कि एक बड़ी हैरान कुन बात है, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि उनकी एंडिंग, पॉलिटिकल कैरियर की एंडिंग जो है वो इस तरह से होगी। अच्छा, अब ये है कि वकारुज़्ज़मा उनके जो आर्मी चीफ़ हैं, वो अभी 1-2 महीने पहले ही उन्होंने चार्ज संभाला है एज आर्मी चीफ़, और वो बड़े लॉयल हसीना वाजिद के रहे हैं, और अब भी यकीनन होंगे, तभी उन्होंने सिर्फ पैसे दिए, वरना तो हजूम इनको वही करता जो कि इनके वालिद के साथ हुआ था। और ये जो है ये इतनी ज़्यादा, यानी ये पुलिस में, क्योंकि एक हिस्ट्री बांग्लादेश की रही है, तो ये पुलिस के अंदर जो तकर्रुरियाँ ख़ास लेवल से ऊपर, उसको ये ख़ुद मॉनिटर करती थी, फ़ौज के अंदर तकर्रुरियाँ, ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुरियाँ, तो ये बहुत ज़्यादा ख़ुद जो है वो मॉनिटर करती थी और ख़ुद देखती थी, और साथ इनके जो मुख्तलिफ लोग थे। 1947 में इनकी पैदाइश हुई, 47, और ये जो है ये 67 में इनकी शादी हुई थी या वाजिद, यानी 71 से चंद साल पहले। अच्छा, अब ये है कि ये मतलब ये अब आप देखें ना कि एक तारीख़ में जो लोग इस तरह से अपना मुल्क छोड़ के भागे हैं हालिया तारीख़ में, तो उसमें मार्कोस का नाम जहन में आता है, फर्डिनेंड मार्कोस, शाह ईरान, अभी अशरफ गनी, फिर उसके बाद ये श्रीलंका से राजा पाकसा, मतलब ये वो रहनुमा है जिनको हमने इस तरह से मुल्कों से भागते हुए देखा है, और ये कि लोग पीछे पीछे उनके तलाश कर रहे हैं उनको कि ये दुनिया में कहाँ जाके रुके और क्यों रुके और क्या, अवाम पीछे लगी है। और 4096 किलोमीटर तवील बॉर्डर इंडिया के साथ है, और ये जो हैं ये ज़ाहिर है कि इनके जो साहबजादे हैं सजीब वाजिद जॉय, सजीब वाजिद जॉय इनके एक साहबजादे हैं, और एक इनकी जो बेटी हैं इनकी साइमा वाजिद। अब ये जो है ये इनके जो
बेटे हैं वो इनके एडवाइज़र भी रहे हैं और काफ़ी करप्शन स्कैंडल्स में, कोई 300 मिलियन का एक स्कैंडल आ गया था, फिर तरदीद की इन्होंने $300 मिलियन का। लेकिन ये कि इनके साहबजादे की कोई अच्छी साख नहीं है और अपनी वालदा के साथ ये जो सड़कों पे नज़र आ रहा है उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर उसमें ये भी रहा पिछले चंद सालों में कि जो ख़ानदानी कि अभी जो बेटा है वो सारा मतलब वही मतलब हिसाब किताब भी कर रहा है, उसके पास बाहर की नेशनलिटी भी, वो आधा टाइम बाहर गुजारता था अमेरिका में, आधा टाइम वो बांग्लादेश में गुजारता था, पैसा और जब मतलब बिल्कुल फारिग होता है ना। तो जिन लोगों से बात हुई इस दौरान तो वो कहते थे कि ये डाउनफॉल में बड़ा हिस्सा, क्योंकि ये बेटे हजूर जो हैं ये सारी मुशावरत में सारी चीज़ों में आगे 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 आगे। अब कौन है भाई, अपना नाम बाद में बताएंगे, आप पहले बताएंगे कि मैं हसीना वाजिद का बेटा, इस तरह की जो औलादें होती हैं। तो अपनी तो वैसे भी जो ख़ानदानी सियासत है उसका तो एक डाउनफॉल शुरू हो चुका हुआ है पूरे, अगर आप देखें तो एक बड़े पैमाने पे। और तमाम तर जो है वो जो भी रियासत पाकिस्तान के ताल्लुकात हों रियासत भारत के साथ, उससे हट के मैं नरेंद्र मोदी को एक बात की हमेशा उनकी मैं पजीराई करता हूँ उस बात पे। उनकी पॉलिसीज़ जैसी भी हैं जो भी वो अलग है। उन्होंने इंडिया में कम से कम ख़ानदानी पॉलिटिक्स को तोड़ा है, ठीक है, ख़ानदानी पॉलिटिक्स को उन्होंने तोड़ा है। और जिस चीज़ का मजाक उड़ाते थे एक ज़माने में लोग के चाय वाला है और ये और वो सारा, तो कम से कम ख़ानदानी पॉलिटिक्स ख़त्म हुई है। इसी तरह से बांग्लादेश में आज ख़ानदानी पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई। उनके जो बेटे हैं उन्होंने कहा कि हसीना वाजिद अब वापस नहीं आएंगी। उन्होंने BBC से गुफ्तगू करते हुए कुछ देर पहले ये कहा कि हसीना वाजिद अब वापस नहीं आएंगी। अच्छा, वो जब जहाज़ उनका वहाँ से रुखसत, अब ये बड़ा अजीब सा मामला है क्योंकि देखें 2009 में इनके ख़िलाफ़ एक बगावत होने लगी थी और इन्होंने SOS मैसेज भेजा था उस वक्त प्रणब मुखर्जी को 2009 में। और उस वक्त इंडिया की फ़ौज जो 6 बटालियन है उनकी, वो बांग्लादेश में उतरने को तैयार थी। यानी बांग्लादेश की फ़ौज से लड़ने को इनकी फ़ौज तैयार थी कि वहाँ पर मतलब इस हद तक इंडिया की इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे और हसीना वाजिद के साथ कि फ़ौजें उतारने की जो है वो वहाँ पे बात हुई थी कि जी उनको बचाने के लिए फ़ौज वहाँ भेज दी जाए। अच्छा, अभी जो हिंसन एयरफोर्स बेस है ये दिल्ली के पास है। पहले खबर ही आ रही थी कि अगरतला में कहीं ये उतरी हैं। अच्छा, अगरतला भी एक तारीख़ है उसकी भी, ये वही अगरतला है जहाँ शेख मुजीबुर रहमान अगरतला साजिश केस और कई सालों तक तो ये तसव्वुर होता रहा और हम ख़ुद भी ये तसव्वुर करते रहते थे। कई दफ़ा जब डिस्कशंस होते थे कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिबेट्स होती थी तो ये पता नहीं अगरतला साजिश केस सही बनाया था या सही था या गलत था, मुजीबुर रहमान पे क्या बन गया केस, और ये मतलब जैसे मुबाहिसे होते हैं स्टूडेंट्स वगैरह के, तो हमारे जो कॉलेज वगैरह में भी ये बड़ा डिस्कशन होता था कि जी पता नहीं अगरतला साजिश केस क्या था, क्यों बनाया गया, गलत था, सही था, क्या था। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पे 2011-12 में ग़ालिबन उनके जो स्पीकर वहाँ पे थे जिनका नाम था शौकत अली, ये शौकत अली ने अवामी लीग ज्वाइन कर ली थी और अवामी लीग ज्वाइन करने के बाद ये जो हैं ये, अच्छा मैं ये जो बात कर रहा हूँ ना कि इंडिया अपनी फ़ौज उतारने को तैयार हो गया था, तो इसके लिए रेफरेंस अगर किसी ने देखना हो तो क्या, तो ये 10th स्लाइड ये मैं लिंक दे रहा हूँ। इंडिया ऑलमोस्ट इंटरवीन militarily to support ally शेख हसीना इन 2009। हियर इज़ द स्टोरी। तो ये कंप्लीट आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो मैं जो बात कह रहा था वो ये थी कि ये लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि वो जो शौकत अली थे उन्होंने खड़े होकर वो अवामी लीग ज्वाइन कर ली उन्होंने। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने फिर असम्बली के अंदर खड़े होकर ये कहा कि जी ये जो अगरतला साजिश केस था ये सही था।
और अगरतला साजिश जो है ये बिल्कुल सही था, और वाकई हम अगरतला में जाके जो है वो मिलते थे इंडियन ऑफिसर्स के साथ, और हमें बड़ी इस पे खुशी है। अच्छा, अब ये जो है ये यहाँ पर मैं ये 24th स्लाइड यहाँ पर दिखा रहा हूँ एग्जैक्ट उनका, ताकि उनका जो ये बयान था, ये इस बयान को जिसने देखना हो, क्योंकि ये बांग्लादेश के न्यूज़पेपर्स हैं, तो 24th स्लाइड अगर हम दिखा सकें तो उन्होंने ये कहा कि अगरतला साजिश केस गलत नहीं था। एक्यूज्ड वो थे शौकत अली, डिप्टी स्पीकर, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि एंड ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑर्डर, उन्होंने कहा कि द चार्जेस अगेंस्ट अस रेड आउट द फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग द केस वर एब्सोल्युटली राइट। वी फॉर्म संग्राम परिषद लेड बाय बंगा बधू टू फ्री ईस्ट पाकिस्तान थ्रू आर्म्ड प्रोटेस्ट। अच्छा, और उसके बाद जो है वो ये इन्होंने साथ ही इन्होंने कहा कि अवामी लीग लीडर जो थे वो ऑर्डर्स थे उनके, और ये वो सारे। अच्छा, अब इशू ये सारा कि ये जो इन्होंने फ्लाई करके आ गई अगरतला साजिश के, वहाँ नहीं उतरी, ये दिल्ली के पास ही गाजियाबाद लैंड हुई। इनकी मुलाकात तो अजीत देवल से हुई अभी, और अभी क्योंकि डेवलपिंग स्टोरी है तो पता चलेगा चंद घंटों के बाद कि क्या सूरत हाल डेवलप होती है। तो वहाँ पर इनकी मुलाकात अजीत देवल से हुई, और ये जो सूरत हाल बनी है इस वक्त, देखें पहली बात तो ये है कि जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, अगर हम मैप में देखें तो ये बहुत बड़ा बॉर्डर है, बांग्लादेश का जो भारत के साथ बॉर्डर है। और यहाँ पर इशू जो है उस वक्त ये है कि मुझे नहीं पता कि वो ज़ाहिर है कि उनकी पॉलिसी क्या होगी। ट्रेन सर्विसेज ख़त्म, बंद हो गई सारी, बॉर्डर्स के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया है, जहाज़ उनके जो हैं वो फ़्लाइट्स भी रुक गई हैं, सारी सिचुएशन एक बड़ी अजीब सी हो गई है। और लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये जो है ना, ये थॉमस हॉब्सन एक था बंदा, ये कैम्ब्रिज और इसके दरमियान, कैम्ब्रिज और लंदन के दरमियान थॉमस हॉब्सन, ये 16वीं सदी के अख्ताम में और 17वीं सदी में कहीं वो करता था, घोड़े जो वो 3 घोड़े गाड़ियों पे लेके जाता था मुसाफिरों को। तो उसके पास कुछ 40 घोड़े थे और अस्तबल बने हुए थे। तो वो ये था कि जो पहले जाओ तो दरवाज़ा खोलो तो पहला घोड़ा जो होगा वो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा दूसरा। तो एक उसके नाम के हवाले से फिर वो जो है वो हॉब्सन चॉइस या हॉब्सन डिलेमा, एक इंग्लिश में एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है। उसका मतलब ये होता है कि मतलब हॉब्सन चॉइस ये है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो ये जो है मतलब ये इस वक्त इंडिया की जो बांग्लादेश पॉलिसी है, ये बात मैं हमेशा कहता रहा हूँ, हमेशा मेरे को 500 दफ़ा तो कहा है कि जो प्रॉब्लम होगी इंडिया को वो पाकिस्तान की तरफ से कम होगी और वो मशरिक़ की तरफ से ज़्यादा होगी, उनकी जो लुक ईस्ट। अब मसला ये है कि वो वहाँ पर वो हॉब्सन चॉइस है, मतलब सारे के सारे जो अंडे हैं वो एक ही टोकरे में थे, जो टोकरा आज जहाज़ में बैठ के लैंड हो गया नई दिल्ली के पास, अजीत देवल से मिला। अब इस टोकरे को क्या करना है ये एक सवाल है, क्योंकि इनकी जो बेटी हैं साइमा वाजिद, वो बरतानिया की पार्लियामेंट की रुकन है। साइमा जो हैं वो पार्लियामेंट की वो एमपी हैं, हसीना वाजिद की बेटी। तो वो इन्होंने वहाँ पर कहा है कि मैं जा रही हूँ अपनी बेटी के पास और वहाँ पे असाइलम के लिए भी अप्लाई कर दूंगी और जैसे भी कहूँगी। लेकिन अभी इंडिया के लिए भी एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि इतने साल आपको रखा और आप पे इन्वेस्ट किया, और पिछले दिनों जब ये हो रहे थे सारे मामला, तो उस दौरान भी कुछ शायद एडवाइज़र्स वहाँ पे थे इंडिया के, जो भी लोग थे पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो वहाँ पर हसीना वाजिद किसी तरह बच जाएं। और ये सिर्फ जो इशू है ना, ये सिर्फ एक अलाई का इशू नहीं है, ये सब इशू है कि एक ही अलाई, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एक ही, उसके बाद कौन होगा किसी को नहीं पता। मैंने आपसे कहा ना, इसको मैं अरब स्प्रिंग ऐसे देख रहा हूँ कि ये नौजवान है सारे, ये सारे, इनको कोई लीड नहीं कर रहा था। जमात इस्लामी आई, उस बैन कर दिया, ये कर दिया, उसको फ़र्क नहीं। अब यूथ है, सारी यूथ है।
अगर आप तस्वीर में देखें तो सारे नौजवान हैं, और ये वो नौजवान हैं जो कि इस बात में ज़्यादा इंटरेस्टेड, मतलब जॉब्स क्या थी, इकॉनमी क्या थी, क्या हो रहा था, कैसे आगे पीछे, वो सारा साइड पे करके उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए आज उन्होंने जो है वो गिरा दिया हसीना वाजिद को, और उनके नज़दीक कोई हैसियत नहीं है, कौन था मुजीबुर रहमान, ये वो तो ताड़ के उन्होंने। अब इशू ये सारा कि यहाँ पर एक तो है बांग्लादेश बॉर्डर, जो कि बहुत ही पोरस बॉर्डर है, और ना सिर्फ बांग्लादेश है बल्कि मैं देखें पॉलिसी उनकी हम तजिया कर सकते हैं, जो करना है वो करें, जैसे बनाना है, हमारा काम है तजिया करना। बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा होगा बांग्लादेश म्यांमार, ठीक है ना, बांग्लादेश है ना म्यांमार है, और मैंने हमेशा ये बात की है कि इसको आप मिला के पढ़ें मणिपुर, मिजोरम और वो 7 सिस्टर स्टेट्स के साथ, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक के उस तरफ हैं, यानी जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, उसके साथ मिला के पढ़ें। और आप ज़रा बॉर्डर देखें कि ये किस तरह से, इधर भी इंडिया है, वेस्ट बंगाल देखें ना, वेस्ट बंगाल जो है मतलब बाहर, वैसे बरतानिया ने भी कमाल नहीं किया, बलूचिस्तान भी दो हैं, कश्मीर भी दो हैं, पंजाब भी दो हैं, बंगाल भी दो हैं, तो अजीब इशू, ये भी जाते जाते यहाँ से अजीब ही, तो बांग्लादेश में बंगाल भी दो थे, एक मगरबी बंगाल, एक मशरकी बंगाल। इधर जो है मगरबी बंगाल वो है जहाँ पे ममता बनर्जी हैं, वो भी मतलब मोदी के सख्त वो हैं, अगेंस्ट हैं, और उन्होंने आज अपील भी की है, और वो जाहिर है कि उनको बड़ी इज्जत से देखा जाता है बांग्लादेश। लेकिन आप बांग्लादेश को देखें तो सही, ये बांग्लादेश का बॉर्डर देखें आप किस तरह से है, इधर मिजोरम है, इधर मणिपुर है, एक तरफ जो है वो ऊपर आसाम है, सिक्किम है, ठीक है ना, ये अब तो ये सारा भूटान। अच्छा भूटान, अब इंडिया की पॉलिसी देखें, और मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि एक और बहुत बड़ा इशू है, और वो जो इशू है वो है तीस्ता प्रोजेक्ट। तीस्ता, अगर मैं सही तरह से उसको पढ़ रहा हूँ, तीस्ता प्रोजेक्ट जो है एक बहुत बड़ा रिजर्वायर प्रोजेक्ट है, और वो पानी का प्रोजेक्ट है, और ये जो है ये इसको इसमें इन्होंने मतलब एक पानी का इशू है जिसमें इनकी भी इन्वेस्टमेंट है, कोई चाइना भी इन्वॉल्व है, क्या है, लेकिन वो बिल्कुल अगर आप उसकी लोकेशन देखें तो वो इंडिया भी उसमें पैसे डाल रहा था, कहीं चाइना भी हेल्प कर रहा था, मतलब एक इशू है जो, लेकिन वो इशू है, ये ध्यान में रखें कि वो तीसरा रिवर, इस पर आगे जाके बात करूंगा, टाइम कम है क्योंकि अभी हमने गजा को भी डिस्कस करना है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अब आप ये देखें कि अफगानिस्तान, ये जो है ये के ब्लॉक के इश्यूज़ हैं, और ये नई दिल्ली का इशू है। अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, उसके बाद जो है वो और कौन बचा पड़ोसी, यही है ना, और आखिर में बांग्लादेश और म्यांमार। तो बात ये सारी, और ईरान, अब ईरान जो करने वाला है और जो होने वाला है, तो ये छोड़ दें कि आप कौन सा ईरान के साथ ताल्लुकात थे, और उसमें मतलब ये कोई मैटर नहीं करता, चाबार पोर्ट और ये जो अभी यहाँ पे सूरत हाल बन रही है, तो वो जो एक ऑप्शन डिलेमा हो गया है इंडिया के साथ कि ऐसा नहीं कि एक अलाय था, एक ही अलाय था, मतलब बाकी कोई है ही नहीं। और ये तो मैंने आपसे कहा ना कि वो आर्मी चीफ ने भी, चूंकि फौज लॉय थे, उन्होंने कहा कि जी आप जाएं, वरना शायद हजूम मार देता। अंदर घुस गए थे वो, कपड़े साड़ियाँ वो टांग के मतलब लोगों ने ऐसी तैसी कर देनी थी, इतना हजूम था, इतनी दुनिया थी वहाँ पे सड़क पे कि ये कहीं इनकी फैमिली ये बाहर निकल जाते। अच्छा अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इंडिया में वो नहीं है सूरत, जब पहले भी रही थी तो छुप के खामोशी से रखा गया। इंडिया रखेगा उस बांग्लादेश जहाँ पे लोग हज़ारों लाखों सड़कों पे हैं, और एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट और इंडिया आउट पहले ही है वहाँ पे। अच्छा इंडिया में बात करो तो आधे लोग कह रहे हैं कि सीआईए ने करवाया है, कोई कह रहा है कि किसी ने करवाया, कोई कह रहा है चाइना ने करवाया, कोई कह रहा है सीआईए ने करवाया। वो कहा था उन्होंने जी यहाँ पे क्रिश्चियन स्टेट बनेगी, और जो सीआईए ने गिरा दी हुकूमत, सीआईए अच्छा सीआईए गिरा दी, चाइना को कह रहा है चाइना को, किसी पे इल्ज़ाम, हम तो खैर हमेशा आ ही जाते हैं लिस्ट में, सारे कामों में पाकिस्तान का नाम तो वो डाल ही देते हैं नीचे, होता है ना वो पर्चा वकुआ काटते हैं तो वगैरह वगैरह में वो पाकिस्तान तो ऐसे ही खाते में डाल देते हैं, नहीं ये हुआ है तो पाकिस्तान, मिज़ोरम में हुआ है तो वो तो ट्रेन एक्सीडेंट हो गया तो वो तो हो ही जाता है। लेकिन ये है कि वो सीरियसली वो कह रहे हैं सीआईए ने करवाया, चाइना ने, किसने करवाया कुछ पता नहीं, अब बहस चल रही है। लेकिन क्या होगा, कैसे होगा, किससे बात होगी। अच्छा
बांग्लादेश की फ़ौज के साथ कभी भी ये नहीं रहा भारत, एज ए इंस्टीट्यूशन, एज अदारा, ठीक है ना। वैसे अच्छे ताल्लुकात होते, लेकिन कभी भी एज ए इंस्टीट्यूशन इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। तो फ़ौज से बात करें और फिर अच्छा हसीना वाजिद को कहेंगे आप चली जाएं, ये भी अजीब सी बात है। और अजीत देवल को मिलने की क्या ज़रूरत थी इस वक्त? अजीत देवल मिल के अब ये कह सकते हैं ना कि आप हमारे पास रुकें, तो हमारे पास रुकें। और वहाँ ये हो रहा है, अमेरिका ने शाह ईरान को रुकने नहीं दिया था, इनकलाब आ गया, उन्होंने कहा निकल जाओ, पता चल गया उधर पीछे आयतुल्लाह खुमैनी को, तो यहाँ घूम रहे हो और निकलो यहाँ से। ये ऐसे हालात में कोई किसी को नहीं पहचानता कि हमारे पीछे ना लग जाए ईरान के लोग। तो बात यह है कि जब आपको पता है अशरफ गनी कहाँ है दुनिया में, सब कहाँ गया अशरफ गनी? देखिए ना, बात यह है कि जो इस तरह फारिग होती है ना मुल्क छोड़ के अपना, वो फिर फारिग हो जाते हैं मुकम्मल। इशू ये है कि अब वो अगर वहाँ रखते हैं इंडिया में, अगर इंडिया से कहते हैं अब जाएं, तो अजीब मामला। अच्छा, बरतानिया के अंदर एक नया क्राइसिस खड़ा हुआ है इस वक्त, और हमारी तो दुआ है कि जो भी कुछ हो, लेकिन वो बड़ा अजीब क्राइसिस है। वहाँ पर हजूम निकले हुए हैं और सारे, और अच्छी खासी तादाद वहाँ पे बांग्लादेश के लोगों की। तो वो अब किस तरह से वहाँ रहेंगी, सिक्योरिटी आगे पीछे, ये वो सारा तो एक मसला हो गया। ये भी नहीं कि वापस आने सियासत में, वो बेटे ने कह दिया कि आउट है। और फौज और बाकी दुनिया जो खड़ी है, इसको तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वापसी हो सियासत में। तो अब ये है कि अब ये एक मेरा ख्याल है कि एक ऐसी स्टोरीज में हसीना वाजिद तो आउट, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? अब उनके प्रोफेसर एक सलीमुल्लाह खान है गालिबन, वो उनके केयर टेकर अनाउंस हो जाएंगे आज किसी वक्त, और बड़ी रिस्पेक्टेबल सी पर्सनैलिटी है, वो आ जाएंगे। और एक फौरी तौर पे तो देखिए ये हुआ है कि वहाँ पे सोशल मीडिया खुल गया, यानी वो लोग जो सड़कों पे मुजाहिरीन थे वो वापस जाना शुरू हो गए हैं, सोशल मीडिया खुल गया, इंटरनेट खुल पड़ा है, बात हो रही है दुनिया के साथ, वो मतलब एक ठंडा होना शुरू हो गया। और फ़ौज ने कहा है कि हम इसको देखेंगे, आप अपने घरों में जाएँ और कोई इशू नहीं। यानी इरिटेंट क्या था ये, जो कि रज़ाकार जो मैं पहले भी कह रहा था कि बस एक होता है ना कि आप एरोगेंस के अंदर एक वो तीली लगी और फिर उसके बाद वो इंतज़ार हो रहा था उस घड़ी का, जिस घड़ी वो तीली गिरे, और वो ये तो पकड़ा होता है ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। अच्छा, अब ये हो गया जनाब इधर की सूरत है। अब आ गए वो 24 घंटे, यानी आज जो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने G7 ममालिक को बताया है, वो ये बताया है कि आज से किसी भी वक्त या अगले चंद घंटों में इसराइल हमलों की जद में आ जाएगा। ये सेक्रेटरी ब्लिंकन ने ऑफिशियली अपने अलाइज को बता दिए G7। और उसके साथ ही जो सिचुएशन रूम है, सिचुएशन रूम वाइट हाउस वेस्ट विंग में एक कमरा ग्राउंड पे, बड़ा ज़बरदस्त था कमरा, तारीख़ी हैसियत है उसकी। जॉन एफ कैनेडी के दौर में वो बना था, जब ये बे ऑफ पिग्स क्राइसिस, ये जो क्यूबा वाला फेल हो गया था, वहाँ उतरने की कोशिश की थी अमेरिकन ट्रूप्स ने, तो उतर नहीं पाए थे। तो ये वही कमरा है जहाँ से वो उसामा बिन लादेन की मॉनिटरिंग हो रही है। सिचुएशन कॉन्फ्रेंस रूम बने हुए हैं सारे, बहुत सारे। वो लिंडन जॉनसन तो बैठ के वहीं बैठे रहते थे, सारा उस वेतना और देखते रहते थे। बुश वहाँ 9/11 के बाद गए, तो सिचुएशन रूम के अंदर आज मीटिंग हो रही है। और सिचुएशन रूम में उस वक्त मीटिंग होती है जब कोई ग्लोबल क्राइसिस जन्म ले रहा होता है। तो वहाँ सेक्रेटरी बाइडेन आज सिचुएशन रूम में बैठेंगे, और सिचुएशन रूम के बाद वो फिर दुनिया के मुख्तलिफ रहनुमाओं से या बाकी लोगों से बात करेंगे। तो ये जो है ये सिचुएशन वहाँ पर पनप रही है। यहाँ एक तख्ता उल्टा गया है, या इनकलाब आ गया है, जो भी इनकलाब इस सेंस में आ गया है कि एक फेंका तो है ना, एक इरिटेंट किया। अब जो भी कुछ होगा वो संभाल लेंगे बांग्लादेश के लोग, बड़े ज़बरदस्त, लेकिन कम से कम एक इरिटेंट, एक एरोगेंट, एक डिक्टेटोरियल, मतलब एक और वो बिल्कुल जो। लेकिन इंडिया के मैं हैरान हूँ कि वो उन्होंने कोई किसी तरह, मैंने आपसे कहा ना, वो हाउसिंग डिलेमा होता है ना, सारे अंडे एक टोकरा, और टोकरा धड़म करके नीचे। हसीना वाजिद उनका प्रॉपर एसेट, प्रॉपर सोचिए आप जरा, 1975 से लेके कोई 2024 में तवक्को कर सकता था कि ये हसीना वाजिद को और जो बाबाए बांग्लादेश की औलाद का यह हशर होगा कि मतलब तारीख और एक सबक जो बहुत कुछ सिखाता है इंसान को। जी जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आज DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब ने जहां कश्मीर के हवाले से बात की है, वहां एक दफ़ा फिर माफिया का जिक्र किया है। ये माफियाज का जिक्र करते हैं ना, तो उसमें मेरी ख़ास दिलचस्पी है कि कौन सी माफियाज हैं,
क्योंकि वो फिर माफियाज के साथ जो है वो लिंक करते हैं कि ये जो बाकी मुल्क में स्मगलिंग हो रही है और चोर बाजारी और डाका और अच्छा उनसे एक सवाल ये भी हुआ तालीम और बाकी वालों से, वो बात उनका देखें ये फौज का काम तो नहीं है कि वो तालीम और सेहत और इन मामलों को देखें, लेकिन फिर गालिबन उनका जो जवाब का दूसरा हिस्सा था जिसमें उन्होंने कहा कि कोई तो करेगा, कोई तो करे, किसी को तो करना है। तो अब ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि भाई किसी को तो, कोई तो वैक्यूम तो नहीं छोड़ा जा सकता, कोई तो करेगा भाई, किसी को तो स्कूल बनाने हैं, किसी को तो हॉस्पिटल्स बनाने हैं, किसी को तो, ये हमारी जो पॉलिटिकल एलिट है उनको भी एक मैसेज है कि भाई आप करें। देखें ना वो उनको फौज को स्पेस इसीलिए मिलती है ना कि पॉलिटिकल आपकी जो एलिट है वो नहीं, मतलब वो अजीब से एक, जब देखें ना इस वक्त एक अजीब से मुल्क में है सारा सिलसिला, जज होंगे तो वो जज आएंगे, अगर वो जज आ गए तो वो ये, अच्छा एक मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा ना, ज़्यादा गौर करना चाह रहा हूँ, मतलब एक जज अगर आ गए तो वो ऐसा ना हो कि वो तहकीकात कर लें कि इलेक्शन सही हुआ था गलत हुआ, अरे ये नहीं, ये क्या बात, इसलिए वो दूसरे जज साहब को आना चाहिए जो तहकीकात ना कर सकेंगे, वो इलेक्शन कैसे हो, ये क्या इशू क्या है। मैं इसको इस पर ज़्यादा जो है ना अपना दिमाग नहीं ख़राब करना चाहता कि वो जज ना आ जाएं जो तहकीकात करें, वो दो जज आए जो तहकीकात ना करें कि इलेक्शन ठीक हुआ था या गलत हुआ था। ये कोई समझ में ना आने वाली बात है। बहरहाल देखते हैं कि ये क्राइसिस, मैन मेड क्राइसिस कैसे ख़त्म होता है। लेकिन मैं दूसरी बात आपसे ये कहूँ कि वो सिचुएशन रूम की जो मैंने बात की ना कि ये एक यानी जब इसको ग्लोबल क्राइसिस के तौर पे देखा जा रहा होता है तो अमेरिका में फिर ये सिचुएशन रूम मीटिंग जिसे कहा जाता है, और ये उस वक्त जब उसामा बिन लादेन का वाक़या या वियतनाम वॉर या 9/11 के बाद, तो या मतलब ये वहाँ पर मीटिंग, तो कॉन्फ्रेंस रूम्स बने हुए हैं, पूरी दुनिया की फ़ौजें जहाँ जहाँ हैं उनसे राब्ते, और नेशनल सिक्योरिटी की सारे वहाँ पे, होमलैंड सिक्योरिटी सर्विसेज चीफ्स, ये सारे। तो अब ये है कि वहाँ पर आज मीटिंग कॉल की है प्रेसिडेंट बाइडेन ने, और यकीनन कैमला हैरिस भी होंगी, वो आज कल में ऐलान करने वाली हैं कि उनके साथ नायब सदर कौन होगा इलेक्शन में। लेकिन ये जो है ना, ये बात एक तो ये है कि एक तो सेंट कॉम के चीफ यहाँ पे हैं और बाकी सारे, एक और चीफ साहब भी पहुँच गए हैं खत्ते में, और उन चीफ साहब की आमद मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। और वो जो चीफ साहब हैं वो पहुँचे हैं जनाब रशिया से, और वो रशिया के 2012 से लेके और अभी मेरे ख्याल से चंद महीने पहले तक वो डिफेंस मिनिस्टर थे, और फिर उसके बाद वो उनकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके हेड हैं अब, और वो हैं सरजाई शोवगो कर दें इसको, जैसे भी मैं अगर माजरत इसको। और ये शर्क़ुल औसत यहाँ पे अरब मीडिया छोटी सी खबर दे रहा है, लेकिन छोटी सी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। 22वीं स्लाइड, छोटी सी खबर, इतनी नन्ही सी खबर लगी हुई है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि वो इस वक्त जो है वो तेहरान में है, ठीक है। और ये 22वीं स्लाइड, अच्छा ईरान का मीडिया इस पर खामोश है, लेकिन ये अरब मीडिया में छोटी सी खबर लगी हुई है कि वो इस वक्त तेहरान में है, ठीक है। अच्छा अब बात ये सारी कि वो अच्छा ये बात मैंने पहले भी की थी कि मिलिट्री एडवाइज़र्स आ रहे हैं जा रहे हैं, वो रशिया मौजूद है ख़त्ते में आगे पीछे, सीरिया में भी है, तातस कलम ने भी जिक्र किया था ये सब। अब इसमें यह है कि वो हॉस्टेज क्राइसिस, लेकिन इतना आज इस तमाम सूरत हाल में इस्माइल हानिया की शहादत और 40,000 बच्चों के, आज उनका जो एक पागल भी नहीं, मतलब एक बिल्कुल ऐसा होता है ना कि अजीब व गरीब किस्म का उनका जो वज़ीर ख़जाना है उनका इंतहा पसंद, उसने आज एक बयान दिया है, और वो जो स्मोत्रिच, और वो ये 18 स्लाइड, ये नॉर्मल लोग नहीं है। वो कहता है माइट बी जस्टिफाइड एंड मॉरल टू कॉस्ट 2 मिलियन गाजन्स टू डाई ऑफ हंगर बट वर्ल्ड वोंट लेट अस। मतलब है कि ये जस्टिफाइड है, मॉरल है कि 20 लाख गजा के रहने वाले लोगों को भूख से मार दिया जाए। मसला ये है कि दुनिया नहीं इजाजत दे रही। मतलब इसको देख के ना तो आदमी कहता है कि यार एक मिनट जरा, ये कोई नॉर्मल आदमी है, कोई ये वजीर है उनका? वो कह रहे 20 लाख बंदा मर जाए, हम तो मार देते, भूख से मार देते, हम तो ये अटैक भी ना करते, भूख से मार देते। ये दुनिया अलाउ नहीं कर रही। आप जरा दोबारा स्लाइड देखें और बयान देखें, और सिर्फ आप देखें कि किस माइंडसेट के लोग इस वक्त जो है ये दुनिया में मौजूद हैं, और इनको
वजीर भी बनाया जा रहा है, ये घूम भी रहे हैं, ये चल भी रहे हैं, ये फिर भी रहे हैं, ये बैठे भी हुए हैं, ठीक है, जस्टिफाइड मॉरल टू कॉज 2 मिलियन गाजन्स टू डाई ऑफ हंगर, कहत से बच्चे, औरतें, जख्मी सारे, दुनिया इजाज़त नहीं देती। अब यह है कि अब इस पूरी सूरत हाल में जॉर्डन के जो फॉरेन मिनिस्टर आए थे, तो वो जाहिर है कि वो भी एक वही वाली बात कि वो इंटरफेयर नहीं करेगा कोई भी मुल्क अगर ईरान वहाँ पे, ईरान और हिजबुल्लाह, और ईरान ने भी सबको दुनिया में बता दिया है, जो मैंने कल भी बात की थी, दोबारा हिजबुल्लाह की तरफ से भी इस मामले से दूर रहें। अमेरिका भी बहुत ज़्यादा शायद अपने आप को ना लेकर आए इसराइल को डिफेंड करने के लिए, और अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि बहुत ज़्यादा इस खत्ते के अंदर हालात ऐसे हो जाएं कि अमेरिका बुरी तरह से सकिन हो जाए। लेकिन ईरान क्या करेगा, और एक तो पहले ये बात हो रही है कि कई दिन तक शायद ये एक ओपन एंडेड है, तो मिसाइल अटैक शुरू होते हैं तो फिर वो कई दिन तक जारी रहें, लेकिन अभी तक कोई बात तय नहीं है। ये जब एक दफ़ा शुरू हो, पहली गोली कौन चलाता है ये तो पता होता है जंगों में, आखिरी गोली कौन चलाएगा ये किसी को नहीं पता होता। जो एक दफ़ा जंग छिड़ जाती है तो छिड़ जाती है। इसमें बराबर धुनाई हो रही है, ज़ेलेंस्की कहीं गायब हो गया, उसकी रोज़ उसकी कहीं छोटी सी खबर चली गई है पीछे की सफ़ों पे, रशिया ने कूटा, रशिया ने धुलाई की, ये किया, वो ज़ेलेंस्की है ही नहीं कहीं। इतने बड़े इवेंट्स हो रहे हैं तो आप उस वक्त वो पीस, अच्छा खासा पीस एग्रीमेंट करके वो ख़त्म करवाते, कुछ प्यूटिन पीछे हटते, वो पीछे हटते, वो दरमियान में, वो नेटो इधर आएगा, ये होगा, वो भाई, तो वो उधर यूक्रेन क्या बनेगा पता नहीं। लेकिन ये है कि टर्की के फॉरेन मिनिस्टर इजिप्ट में, अब लेकिन टर्की और इजिप्ट का करीब आना बड़ा ज़रूरी था इन दिनों में, टर्की और इजिप्ट का। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर इजिप्ट में, उनके प्रेसिडेंट सीसी से मुलाकात हुई है, और ये ताल्लुकात बड़े ख़राब हो गए थे, हमें पता है, जब से वो वहाँ पे मोहम्मद मुर्सी और सारे मामला, तो लेकिन अब टर्की और मिस्र साथ हैं। और उसके बाद जो है वो ये कि रशिया मौजूद है, रशिया के जो पूरे सिक्योरिटी का, उनका जो सिक्योरिटी अपरेटस के जो चीफ हैं वो ईरान में मौजूद हैं, और मेरी इतला ये है कि वो ईरान में शायद ना रहें, वो और मुल्कों की तरफ भी जाएं खामोशी के साथ, ठीक है, वो और भी, मतलब वो सीरिया भी जाएं, हो सकता है आगे पीछे दाएं बाएं। ये बात ध्यान में रखें कि बहुत बड़ी, जब ये पिछले चंद सालों में जब से ये पाबंदियाँ वगैरह लगी हैं ना, तो रशियंस की बहुत, जो उनके ओलिगार्क्स या जो उनके जो बिलियनर्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो यूरोप तो जा नहीं सकती थी, तो वो ये खलीजी मुल्कों में आ गई है, तो बहुत इन्वेस्टमेंट है, मतलब रशियंस की इन्वेस्टमेंट बहुत है ये खलीजी रियासतों में, और वो यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। और क्योंकि यूरोप में उनके ज़ाहिर अकाउंट्स और बाकी पाबंदियाँ, तो वो यहाँ पर रशिया बहुत, यानी उनके लोगों की भी बहुत प्रेजेंस है, उनका पैसा भी बहुत है रशिया का यहाँ पे, और ये मुल्क जो है ये ओपेक प्लस के मेंबर्स भी हैं और बाकी सारे मामला, और ज़ाहिर है कि इतनी, यानी खलीजी मुल्कों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त काम हुआ ना कि यूरोप को छोड़ के वो सारी इन्वेस्टमेंट इधर आ गई जब से ये जंग छिड़ी यूक्रेन वाली, ठीक है ना। मतलब उन्होंने ज़ाहिर है कि और जगहों पे तो आराम से वो वहाँ पे बैठे हैं अपने जहाज़ और ये और वो सारा उनका, और जहाँ मर्जी घूमना फिरना सुकून के साथ वो यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये कि ये अब बड़ी अजीब सी एक सूरत हाल डेवलप हो रही है कि क्या अगले 24 घंटों में क्या चीज़ें वहीं पे खड़ी हैं सारी, इस्माइल हानिया के बाद जो है वो उनकी शहादत के बाद, और इंतज़ार ये हो रहा है कि अब किस वक्त क्या होगा कि, लेकिन चूँकि प्रेसिडेंट बाइडन ने बता दिया, अब प्रेसिडेंट बाइडन के हवाले से ये चीज़ आ रही है ना कि उन्होंने ये कह दिया सारे जो अपने अलाइज़ हैं और G7 के मुल्क, और अच्छा मैं यहाँ वजाहत कर दूँ कि जो मियाँ वाजिद की जो साहबजादी हैं हसीना वाजिद की, ये 11 स्लाइड में दिखाऊँ, साइमा वाजिद जो हैं वो WHO में, मैं यहाँ पे करेक्ट करूँ, वो MP नहीं है, वो WHO के अंदर रीजनल डायरेक्टर हैं इस रीजन की, यानी हसीना वाजिद की जो साहबजादी हैं। जो शेख रेहाना है इनकी जो बहन है जो इनके साथ हैं, तो उनके जो साहबजादे हैं वो जो हैं वो तलीब रिजवाना सिद्दीक, वो जो हैं वो वहाँ पे MP हैं पार्लियामेंट के, ठीक है ना। तो ये मैं वजाहत कर दूँ कि इनकी साहबजादी जो हैं ये हैं, ठीक है, ये जो हैं ये MP हैं,
और ये इनकी बहन की बेटी जो है ये एमपी हैं, बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे पार्लियामेंट में रोल प्ले कर रही हैं, और जो हसीना वाजिद की साहबजादी हैं वो WHO में, तो ये मैं करेक्ट कर दूँ, इसीलिए गालिबन वो बरतानिया की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ये अब रीजन इतना टर्मोइल है इस कदर, यानी ये हसीना वाजिद का इस तरह जाना, ये तो अंदाज़ा था कि वहाँ ये हो रहा है, मुजाहरे हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। और मैंने आपसे कहा ना कि पाकिस्तान के लिए तो मतलब पाकिस्तान में आज ज़्यादा एक्साइटमेंट, और मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा इसलिए था कि भाई वो एक मुजीबुर रहमान के साथ, और पाकिस्तान में ये फीलिंग है कि देखें वो फैसला गलत था, वहाँ की यूथ अब समझ रही है कि वो मुजीबुर रहमान के जो जिस आदमी ने अलहदगी की और जो भी कुछ हुआ, तो वो मतलब है कि पाकिस्तान इसलिए ज़्यादा सेलिब्रेशंस हो रही हैं। लेकिन मसला ये है कि इंडिया जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि, और ये एक इशू एक दिन का नहीं है, ये इशू बड़ा तवील है। ये नहीं, अब देखें ना वहाँ पर जो भी हुकूमत आएगी, हसीना वाजिद के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब नहीं थे, हसीना वाजिद के साथ भी मतलब ताल्लुकात ठीक ठाक हो गए थे, मतलब वो गर्मजोशी नहीं थी मगर ठीक थे ताल्लुकात। लेकिन मसला ये है कि इंडिया के साथ तो इशू ये है कि वो जो लुक ईस्ट पॉलिसी है ना, वो तो टोटल फारिग जबरदूस ख़त्म फिनिश हो गई। उसकी वजह ये है कि वो तो एक तरह से होता है ना कि वो मतलब है कि ये प्रो इंडिया गवर्नमेंट है या एंटी इंडिया गवर्नमेंट है, ये बंदा, और इंडिया आउट, मोदी वहाँ जा रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो, इन्होंने किसी दूसरे शायद प्लान पे काम ही नहीं किया। अच्छा, अब अगर आप बात करते हैं खालिदा ज़िया से, तो खालिदा ज़िया नहीं है, उस नौजवान है सड़कों पे, और ये बेजार हैं उस तरह हुक्मरानी से और करप्शन से जहाँ पे वो जो है वो इकॉनमी के नंबर्स बड़े ज़बरदस्त हैं और लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो है ये इसमें बड़ा सबक है। हमारी दुआ है कि बांग्लादेश में सुकून हो, और हमारी दुआ ये है कि भारत के उस तरफ भी भारत थोड़ा सा तवज्जो दे, इधर से ध्यान हटाए। इधर से हमारे अपने पंगे रोले बहुत हैं, वो उधर देखे उधर क्या हो रहा है। वो छोटा सा बच्चा नहीं कहता था, पीछे तो देखो, पीछे उधर देखें, उधर मणिपुर, मिज़ोरम, म्यांमार, बांग्लादेश, उधर जो सारा। और दूसरी बात ये है कि हमारी दुआ है कि ये भी जो मामला है अल्लाह ताला इनकी आजमाइशें ख़त्म करे, गज़ा के लोगों की और फ़लस्तीनियों की। और बहुत तूल पकड़ गया है, बहुत तूल पकड़ गया है कत्लेआम। और ऐसा लगता है कि आज ये बयान पढ़ के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो, और अभी भी दोबारा वो अटैक कर रहे हैं, दोबारा गज़ब शो करने के लिए कि भाई हम पूरी पावर के साथ जवाब देंगे। अब देखेंगे दुनिया क्या, यानी इस आदमी को क्या करना चाहिए जो आदमी कह रहा है कि मैं 20 लाख गज़ा के औरतों बच्चों को कैसे मारता था, ये वज़ीर है वहाँ का, और लेकिन ये कि दुनिया इतराज़ करती है, वरना तो मार चुके होते हैं। तो ये है कि अब इनकी आजमाइशें ख़त्म हों और अमन की तरफ कहीं आगे दुनिया मूव करे, जो कि फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रही, और वो नारकी वहाँ पे ख़त्म हो, बांग्लादेश में भी सुकून आए और यहाँ पर हालात बेहतरी की तरफ। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।